हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइपोल एंटीना के बारे में पढ़ा था, उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, हम लोग एरे कैसे बनाते हैं, और ये भी देखा था कि किसी भी एंटीना का अगर हम लोग चाहते हैं कि रेडिएशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो हम लोग उस हिसाब से उस एंटीना को ओरिएंट कर सकते हैं या फिर उसको उस तरीके से ओरिएंटेशन उसका चेंज कर सकते हैं कि जिस भी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को रेडिएशन चाहिए, रेडिएशन उसी डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि टीवी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूएचएफ और वीएचएफ बैंड यूज़ करते हैं, और ये किस प्रोपगेशन में पॉसिबल है? स्पेस वेव प्रोपगेशन में। स्पेस वेव प्रोपगेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो डायरेक्ट वेव कंपोनेंट है, मतलब LOS, जो लाइन ऑफ साइट था, वो होना चाहिए सो दैट द सिग्नल सफर्स मिनिमम इंटरफेरेंस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि एंटेना हाइट को ज़्यादा रखते थे और एंटेना को कहाँ माउंट करते थे? टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, मतलब बहुत ही हाइट पे रखते थे ताकि इंटरफेरेंस कम हो। एंटेना का जो हाइट था वो ज़्यादा रखते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइट पे रखने से क्या होता था कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता था, जिसको मल्टी पार्ट ट्रांसमिशन कहते हैं, वो सब कम होता था, क्योंकि जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होगा बिल्डिंग से, ट्रीज से। लेकिन अगर हम लोग उसको टॉप पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट पे तो कोई बिल्डिंग या कोई ट्री ये सब जनरली नहीं होता है, इसीलिए हमारा रिफ्लेक्शन कम होगा, मल्टी पार्ट जो रिफ्लेक्शन होता है वो कम होता है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारा बढ़ जाता है, सिग्नल पावर बढ़ता है। ठीक है, और टॉप पे रखने से क्या होता है कि हम लोग देखे थे कि हमारा जो वेव होता है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होता है, मतलब हमारा जो रेडिएशन होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्प्रेड होता है, वर्टिकली नहीं होता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि टीवी ट्रांसमीटर एंटीना जो हमारा होगा, जो एंटीना हम लोग डिज़ाइन करेंगे टीवी ट्रांसमिशन के लिए, वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो दो टाइप का एंटेना हम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, ट्रांसमीटर एंटेना। एक है टर्नस्टाइल एरे, दूसरा है डाइपोल पैनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग टर्नस्टाइल एरे देखते हैं। टर्नस्टाइल एरे मतलब ये हो गया कि इसमें एक से ज़्यादा एंटेना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो डाइपोल एंटेना लेते हैं और उसको क्रॉस करके अरेंज करते हैं। जैसे एक डाइपोल अगर इस टाइप का है, एक डाइपोल को अगर हम इस तरह रखते हैं तो दूसरे वाले को इस तरह रखेंगे। ठीक है, मतलब एक ऐसे एक ऐसे, ये दो डाइपोल हो गया। ठीक है, अब क्यों ऐसे क्रॉस में रखते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। हम लोग को क्या चाहिए कि हमारा जो रेडिएशन है, टीवी सिग्नल का जो रेडिएशन है, वो सभी डायरेक्शन में इक्वली जाए। ठीक है, लेकिन जो डाइपोल एंटीना होता है उसमें तो ऐसा नहीं है, सारे डायरेक्शन में तो रेडिएशन इक्वली नहीं जाता है ना। हमारा अगर ये डाइपोल एंटीना इस तरीके से रखा हुआ है तो रेडिएशन कैसे होगा? इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा, मतलब कि राइट में रेडिएट हो रहा है, अच्छा, लेफ्ट में रेडिएशन हो रहा है, लेकिन टॉप और बॉटम में तो नहीं हो रहा है रेडिएशन। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इधर कोई घर है उसमें सिग्नल जाएगा, यहाँ पे अगर कोई है उसके पास सिग्नल जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, इसका सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये तो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए कि सारे डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एंटीना डाइपोल को इस तरह रखें तो ईस्ट वेस्ट हो गया रेडिएशन। दूसरा एंटीना क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो दूसरा एंटीना अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो रेडिएशन कैसे होगा? ऐसे होगा। तो अभी ये नॉर्थ साउथ में रेडिएट करेगा लेकिन ईस्ट वेस्ट में नहीं करेगा। तो अगर एक एंटीना को वर्टिकल रखते हैं तो वो ईस्ट और वेस्ट में रेडिएट कर रहा है, दूसरे डाइपोल को अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ में रेडिएट कर रहा है। तो अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो वो मेरा चारों डायरेक्शन कवर कर लेगा। तो अगर दोनों को एक साथ इस तरीके से रखें तो क्या होगा, ये जो वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसा रेडिएट करेगा, वर्टिकल वाला ऐसा रेडिएट करेगा, तो हो गया सारा डायरेक्शन कवर। ठीक है, तो यही था कि हम लोग डाइपोल को क्रॉस करके रखते हैं। तो अब एक बार पढ़ लेते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है। इफ यू वांट इक्वल रेडिएशन ऑफ टीवी सिग्नल इन ऑल डायरेक्शन वी हैव टू प्रोड्यूस ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओमनी डायरेक्शन मतलब जिसका कि हर डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन हो, वैसा पैटर्न हमको चाहिए। जैसे ये पैटर्न क्या हो गया, ओमनी डायरेक्शनल हो गया, कि हर डायरेक्शन में अगर यहाँ पे कोई सेंटर पे खड़ा है तो हर डायरेक्शन में इसका जो रेडिएशन है, पावर जो है वो इक्वल है। तो ये ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न होना चाहिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो दिस इज डन बाय एन अरेंजमेंट नोन एज टर्नस्टाइल एरे। तो इस तरह जो क्रॉस करके जो डाइपोल रखते हैं उस अरेंजमेंट को कहते हैं टर्नस्टाइल एरे। In this type of antenna, two cross dipole are used in a turnstile arrangement. ये जो क्रॉस करके रखने वाला जो अरेंजमेंट है उसको टर्नस्टाइल अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें हम लोग दो डाइपोल एंटेना लेते हैं। ठीक है,
और इसको फीड कैसे करते हैं डाइपोल एंटीना को? अभी हम लोग एरे में देखे थे, दो टाइप का फीड होता है, एक ब्रॉड साइड और एक एंड फायर। ठीक है, तो एक में करंट का जो फेज होता था वो सेम होता था, एक में करंट का फेज डिफरेंट होता था दोनों एलिमेंट में। तो इसमें क्या करना है कि हम लोग ये जो दो डाइपोल एंटीना ले रहे हैं, उन दोनों में जो भी हम लोग करंट फेड करेंगे उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक में करंट मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों ही डाइपोल में, ये जो क्रॉस है ये मेरा डाइपोल 1 है, ये वाला डाइपोल 2 है, तो दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम होगा, लेकिन जो फेज होगा वो चेंज करना है आपको, 90 डिग्री का फेज करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मूला पता नहीं तुम लोग जानते हो या नहीं, लेकिन ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है कि अगर दिया हुआ है कि पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर एंगुलर में दिया हुआ है हम लोगों को डिफरेंस तो उसको हम लोग पाथ में निकाल सकते हैं। तो अभी हमको क्या चाहिए कि दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो 90 इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस मान लेते हैं x। ठीक है, तो अभी x क्या आ जाएगा, 90 इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। ओके, तो इसको जब ये करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा 45। तो इसका मतलब अगर लैम्डा के टर्म्स में ले, लैम्डा के टर्म्स में अगर हम जो मेरा पाथ डिफरेंस है उसको लैम्डा बाई 4 लेते हैं तो हमको फेज डिफरेंस 90 डिग्री का मिल जाएगा। कैसे? तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा कट गया बच गया पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो लैम्डा बाई 4 लेंथ का अगर हम कोई वायर लेते हैं तो वो हमको कितना फेज डिफरेंस देगा, 90 डिग्री का। तो अभी इस केस में हमको क्या करना है, दो एंटीना के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखना है करंट में। तो हम क्या करेंगे, एंटीना को फिट तो वायर से करते हैं, कोई केबल से करते हैं, तो जो केबल से इसको फीड करेंगे दूसरे वाले एंटीना में क्या करेंगे, उस केबल का लेंथ लैम्डा बाई 4 बढ़ा देंगे। ठीक है, एक केबल अगर इतना बड़ा है, करंट आई जा रहा है, एंगल 0 है, तो दूसरे वाले जो डाइपोल है उसको हम इतना, ये लैम्डा बाई 4 जो है वो एक्स्ट्रा वायर लगा देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको 90 डिग्री फेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल ए को अगर हम इस वाले वायर से फीड कर रहे हैं तो डाइपोल बी को हम उस वायर में लैम्डा बाई 4 लेंथ और ऐड करके उसके बाद फीड करेंगे ताकि उसमें 90 डिग्री लैग आ जाए। ओके, जैसे ये वाला जो डाइपोल है इसको, ये केबल है, ये केबल सेकंड वाले डाइपोल को नॉर्मली फीड कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है, जो ए है 1 वाला डाइपोल, उसको जो हम लोग फीड कर रहे हैं वो 90 डिग्री लैग है। तो ये जो लाइन है, इसका जो लेंथ है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है या केबल है, इसका लेंथ क्या होगा, लैम्डा बाई 4 ज़्यादा होगा इसलिए। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि लैम्डा बाई 4 और ये 90 डिग्री का क्या चक्कर है। हम लोगों को दो डाइपोल को क्रॉस करके लगाना है और सही पैटर्न के लिए हमको चाहिए कि दोनों डाइपोल के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। ठीक है, फॉर्मूला ये है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस को मान लेते हैं x। अब ये है डिग्री में, 2 पाई क्या होता है, ये रेडियन में है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 45 लैम्डा बाई पाई। अब एक चीज़ डिग्री में एक चीज़ रेडियन में तो हो नहीं सकता है, तो अगर इस ये डिग्री में है तो पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाई 180 क्या हो जाएगा, 1/4, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा बाई 4। मतलब कि अगर लैम्डा बाई 4 लेंथ का है तो वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस देगा। इसीलिए हम लोग एक डाइपोल को जो नॉर्मल जो हमारा केबल है उससे फीड कर रहे हैं तो दूसरे वाले को उस केबल का लेंथ लैम्डा बाई 4 बढ़ा के फीड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में जाते हैं, इस डाइपोल हैज अ फिगर ऑफ 8 पैटर्न इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बट क्रॉस्ड विथ ईच अदर। अभी हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, हर डाइपोल का जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो फिगर ऑफ 8 होता है, लेकिन वो लोग क्रॉस किया हुआ रहता है। जैसे ये जो हमारा डाइपोल ए है यहाँ पे, वो डाइपोल का पैटर्न कैसा होगा, ये वाला, ये जो पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह जो डाइपोल बी है उसका पैटर्न कैसा होगा, ये वाला।
क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग देखे हैं कि डाइपोल जो होता है उसका जो राइट एंगल पे मैक्सिमम डायरेक्शन होता है रेडिएशन का। तो अगर डाइपोल मेरा ऐसे है, इसका मतलब इससे 90 डिग्री मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये वाला, इसीलिए मैक्सिमम रेडिएशन इधर होगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? अब अगर इन लोगों को एक साथ देखें, अभी तो ये क्रॉस हो गया, मतलब दो 8 है, एक हॉरिजॉन्टली 8 बना हुआ है, एक वर्टिकली 8 बना हुआ है। तो अगर इन सबको ऐड करें तो ओवरऑल जो मेरा रेडिएशन पैटर्न आएगा ये कुछ इस तरीके का आएगा कि सारा कुछ ऐड होकर के ये ऐसा आएगा। तो वो जो फिगर ऑफ 8 था वो अब चला गया। ये ऐसा लग रहा है ना कि नियरली हर डायरेक्शन में ये सर्कुलर टाइप का है। तो ये क्या होता है? ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न हो गया। और हर डायरेक्शन में हम लोगों को सेम सिग्नल स्ट्रेंथ चाहिए था, और उसके लिए हमको ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न चाहिए था। तो डाइपोल को क्रॉस लगाने पे क्या हो गया? हमको उस टाइप का पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो क्या हुआ? ये मान लेते हैं कि ये जो ए है उससे हमको जो रेडिएशन पैटर्न, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो E1 था। दूसरे वाले डाइपोल का इंडिविजुअल देख रहे हैं, ये E2 था। जैसे अभी था ना, ये एक पैटर्न हुआ, तो ये मान लेते हैं इसमें जो पावर है या फील्ड है वो E1 हुआ। ये दूसरा वाला जो है ये E2 हुआ। तो ये जो क्या है? ये रिजल्टेंट है ना, दोनों को ऐड करके। तो ये वेक्टर होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे करते हैं? अगर ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर में हम लोग पढ़े वेक्टर थ्योरी मैथ्स में। उसी तरीके से अगर एक E1 है, एक वेक्टर E2 है, तो इस दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड होगा सभी डायरेक्शन में, ये जो सभी डायरेक्शन में कितना होगा? रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वेक्टर मैथ्स है, उसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर सिंगल डाइपोल था, अगर डाइपोल ये वाला है, तो ये कैसा पैटर्न क्रिएट करेगा? ये। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी इसमें ये मैक्सिमम इतना पावर है। ठीक है, तो ये जब क्रॉस करके और ये नियरली सर्कुलर जो आएगा, तब ये वाला जो पावर होगा ये इससे कम होगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये वाला हाई, ये जो डिस्टेंस है ये अगर 6 है, तो अभी क्या होगा कि जब ये पैटर्न है यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो ये 6 नहीं रहेगा, ये 4 ही रहेगा मान लेते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर E1 मानते हैं 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस E2 अगर मानते हैं कि हमारा 5 था, ठीक है, या फिर 4 मानो तो 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9 प्लस 16 मतलब 5। तो एक मेरा था ये 3, एक था 4। जब ऐड में किए तो मेरा क्या हो गया? ये नियरली सर्कुलर हो गया, और इसका जो रिजल्टेंट फील्ड है उसको इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया टर्न स्टाइल एरे कि हाँ मेरा हर डायरेक्शन में ये दे रहा है सेम रेडिएशन। लेकिन ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका डायरेक्टिविटी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? ये जो अरेंजमेंट है, ये एक टर्न स्टाइल एरे हुआ, ये दूसरा टर्न स्टाइल एरे हुआ, मतलब एरे का एरे बना देंगे। एरे मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा एलिमेंट यूज़ करना। तो ये इसमें क्या है? ये 2 डाइपोल है, सेम ऐसा अरेंजमेंट एक और लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे। जितना ज़्यादा डायरेक्टिविटी हमको चाहिए हम उतना एलिमेंट इस तरीके से लगा देंगे। वर्टिकल डायरेक्टिविटी चाहिए इसलिए वर्टिकली स्टैक कर देंगे। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना, जमा करना। ठीक है, और दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना रखेंगे? λ/2। तो ये सिर्फ इसीलिए होता है कि अगर हमको वर्टिकल डायरेक्टिविटी चाहिए तो। हॉरिजॉन्टल में तो हमको ये सिर्फ ये 2 डाइपोल जो मिल रहा है वो दे ही रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्टिविटी। लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन में डायरेक्टिविटी चाहिए तो हम लोगों को क्या करना रहता है? स्टैक कर देंगे, मतलब एक से ज़्यादा को एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो हमको वर्टिकल डायरेक्टिविटी दे देगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा एंटेना है वो है डाइपोल पैनल एंटेना सिस्टम। तो ये जो एंटेना सिस्टम है वो किसके लिए यूज़ होता है? बैंड 1 और बैंड 3 ट्रांसमीटर्स के लिए। जो हम लोग टीवी चैनल बैंड पढ़े थे ना, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 जो हम लोग देखे थे, तो उसी में जो बैंड 1 और 3 होता है उसके लिए जो ट्रांसमीटर यूज़ होता है उसमें हम लोग यही डाइपोल पैनल एंटेना सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डाइपोल को जो लगाते हैं, जो एरे बनाते हैं, वो क्रॉस करके नहीं बनाते हैं। डाइपोल तो हम लोग नॉर्मली ही लगाते हैं। जैसे जो डाइपोल का ये ओरिएंटेशन जो है सेम है, सभी को हम लोग हॉरिजॉन्टली रखे हैं सारे डाइपोल को। ठीक है, लेकिन इसमें जो फीड करते हैं डाइपोल, जो फीडिंग देते हैं, उसमें 90 डिग्री का लैग रहता है। ठीक है, 90 डिग्री लैग। अभी इसमें क्या करते हैं? और प्रोग्रेसिव लैग रहता है, मतलब
इसमें जो करंट का फेज है ये वाले में -90 डिग्री रहेगा, फिर ये वाले में इसका -90 डिग्री मतलब 180 डिग्री रहेगा, फिर इसका जितना फेज है उससे और -90 डिग्री, तो ये 270 डिग्री रहेगा। इस टाइप का रहता है प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस। तो वही लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ डाइपोल पैनल्स माउंटेड ऑन 4 साइड्स एट द टॉप ऑफ एंटीना टावर। तो ये हुआ एक एरे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, सभी डायरेक्शन में चाहिए। अब ये जो टावर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाइपोल 1 2 3 4 दिख रहा है ना, तो हर एक ये डाइपोल 1 मतलब ये पूरा एरे, ठीक है। तो ये वाला एरे एक यहाँ पे लगाते हैं, एक इधर साइड, एक इधर और एक इधर। तो ये चारों मिल करके क्या करता है, फिर से हम लोगों को ऐसा पैटर्न देता है, ठीक है। अब ईच जो ये डाइपोल है ये इस तरीके का है। ईच पैनल कंसिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ फुल वेव डाइपोल। फुल वेव डाइपोल मतलब इसमें जो हम लोग डाइपोल ले रहे हैं ये λ/2 डाइपोल नहीं है, ये लैम्डा डाइपोल है, मतलब ये जो लेंथ है इतना वो λ/2 है। ट्रांसटाइल में क्या कर रहे थे हम लोग, λ/2 डाइपोल ले रहे थे, लेकिन इस वाले में हम लोग लैम्डा डाइपोल लेंगे, ऐसा डाइपोल जिसका की लेंथ फुल वेव लेंथ 1 लैम्डा हो, ठीक है। For obtaining unidirectional pattern, the 4 panels mounted on the 4 sides of the tower are so fed that the current in each lags behind the previous by 90। मतलब हर एक में जो करंट होता है वो पहले वाले से 90 डिग्री लैग करना चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री लैग करना चाहिए, वो क्या होगा, अभी हम लोग बात किए थे कि 90 डिग्री लैग के लिए जो पाथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। तो हम लोग जो डाइपोल को फीड करेंगे, पैनल को फीड करेंगे, उन दोनों में जो जिस भी केबल से उसको फीड कर रहे हैं उसमें λ/4 का डिफरेंस होगा। दिस इज अचीव्ड बाय वेरिंग द फील्ड केबल लेंथ बाय λ/4 टू द टू ऑल्टरनेट पैनल्स एंड बाय रिवर्स पोलैरिटी ऑफ करंट। रिवर्स पोलैरिटी क्यों, क्योंकि हमको लैग चाहिए, ठीक है। लैग के लिए पोलैरिटी रिवर्स करते हैं और 90 डिग्री के लिए हम लोग λ/4 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डाइपोल पैनल एंटेना सिस्टम। जो भी बेसिक्स है एंटेना का वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए ट्रांसमीटर एंटेना जो है वो समझना इजी है। तो शुरू में जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था सभी टाइप का एंटेना, डाइपोल एंटेना का पैटर्न, फोल्डेड डाइपोल, पैरासिटिक एलिमेंट, एरे के बारे में पढ़ा था। तो वो सब इसीलिए पढ़ा था ताकि हम लोगों का जो ट्रांसमीटर एंटेना जब हम लोग पढ़ें तो हम लोगों को कुछ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं पड़े, हम लोग पहले से सारा कुछ जानें। जैसे अभी हम लोग को पता है कि जब एक से ज़्यादा एंटेना साथ में लगा रहता है उसको कहते हैं एरे, ठीक है। तो डाइपोल एंटेना में हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 1 रेडिएटर लेते हैं, उसका एरे बनाते हैं और उसको एंटेना टावर के चारों साइड में लगाते हैं और हर जो पैनल है उसमें 90 डिग्री का फेज लैग रखते हैं ताकि हमको यूनिडायरेक्शनल पैटर्न मिले, ठीक है। क्योंकि यूनिडायरेक्शनल पैटर्न एक डायरेक्शन में, जो लैम्डा हमारा डाइपोल था उसका पैटर्न कैसा होता था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे तो ये इस टाइप का रहता था, एक इधर जाता था एक इधर जाता था, है ना। और अगर इसका लोब देखते थे तो ऐसे और ऐसे था। तो ये तो बोथ डायरेक्शन में हो गया ना, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। हमको चाहिए यूनिडायरेक्शनल, इसीलिए हम लोग क्या किए, ये काम किए। फेज डिफरेंस जो लैग किए हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री का किए हैं। ये क्या करेगा, जो दूसरे डायरेक्शन में जो रेडिएशन है उसको ये कैंसिल आउट कर देगा। तो कैसे कैंसिल आउट करेगा इतना डिटेल में हम लोग को इस सब्जेक्ट में नहीं देखना है, बस यही देखना है कि ये जो 90 डिग्री जो लैग करते हैं उससे क्या होता है कि बोथ डायरेक्शन में हमारा जो रेडिएशन है वो कैंसिल हो जाता है, हमें रिजल्टेंट जो रेडिएशन मिलता है वो यूनिडायरेक्शनल मिलता है, ठीक है। अब आता है कंबाइनिंग नेटवर्क। हम लोग क्या देखें कि जो टीवी ट्रांसमीटर में होता है, इधर से पिक्चर सिग्नल आता है, इधर से साउंड सिग्नल आता है, दोनों को कंबाइन करते हैं, उसके बाद एंटीना में भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो कंबाइनर होता है ये क्या होता है, इसमें जब पिक्चर और साउंड दोनों जाता है तो वो इंटरफेयर क्यों नहीं करता है, कंबाइनर ऐसा क्या करता है कि पिक्चर और साउंड सिग्नल आपस में इंटरफेयर नहीं करके और एंटीना से आराम से जाता है। तो जो कंबाइनर हम लोग यूज़ करते हैं उसको बेसिकली कहते हैं डाईप्लेक्सर। डाई मीन्स टू, प्लेक्स मतलब ऐड करना, जैसे मल्टीप्लेक्सर होता है उसी तरीके से डाईप्लेक्सर। डाईप्लेक्सर का काम क्या होता है कि कोई भी दो सिग्नल को वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लेक्स करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़े है ना, TDM, FDM, टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है,
एक ही चैनल है हमारे पास, ठीक है, उसमें 2 या 3 या 4 जितना भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है हम लोग एक साथ भेज सकते हैं उस चैनल में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग रहेगा। तो वो जैसे अगर ये F1 है, इसी के साथ F2 भी भेज सकते हैं, इसी के साथ F3 भी भेज सकते हैं, ये लोग इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि इन सभी का कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो जो भूल गए हैं वो एक बार जा करके रिविजन कर लेना FDM का। तो जो डाईप्लेक्सर होता है वो इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्योंकि हमारा जो पिक्चर सिग्नल है उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग होता है, साउंड सिग्नल जो होता है उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग होता है। तो साउंड ट्रांसमीटर जो साउंड सिग्नल भेजेगा, पिक्चर ट्रांसमीटर जो पिक्चर सिग्नल भेजेगा, उसको डाईप्लेक्सर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग करके तब एंटीना के पास भेजेगा, ठीक है। तो अगर इसका प्रॉपर अगर डायग्राम देखें तो ये क्या होता है, कंबाइनिंग नेटवर्क हमारा कैसा होता है कि द AM पिक्चर सिग्नल एंड FM साउंड सिग्नल from corresponding transmitters are fed to the same antenna through a balancing unit called diplexer, ठीक है। डाईप्लेक्सर के थ्रू हम लोग साउंड सिग्नल और पिक्चर सिग्नल दोनों को भेजते हैं एंटेना में। द एंटेना कंबाइनिंग सिस्टम इज अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, ये एक जैसा ब्रिज हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर पढ़े थे, ब्रिज ऑसिलेटर पढ़े थे, ये उसी टाइप का सर्किट लग रहा है। तो द एंटेना कंबाइनिंग सिस्टम इज अ ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन इन विच फर्स्ट 2 आर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द 2 रेडिएटर्स ऑफ टर्नस्टाइल एंटेना। ये जो हमारा 2 आर्म है, ब्रिज का 4 आर्म्स है, तो 2 आर्म्स पे हमारा जो है वो टर्नस्टाइल एंटेना एलिमेंट लगा हुआ है और बाकी 2 पे हम लोग रिएक्टेंस लिए हैं, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC, XC क्या होता है 1/j⍵C, मतलब 1/2πfC। तो मतलब ये जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे रिएक्टेंस कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो फ्रीक्वेंसी के ही डिपेंडेंट है। हम लोगों का साउंड और पिक्चर का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यही कारण है कि हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर पा रहे हैं, नहीं तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी रहता तो वो लोग इंटरफेयर करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 2 आर्म में टर्नस्टाइल एलिमेंट लेते हैं, बाकी दूसरे आर्म में रिएक्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो अंडर बैलेंस्ड कंडीशन वीडियो एंड साउंड सिग्नल through though radiated by same antenna do not interfere with the functioning of transmitter other than their own। मतलब जब ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज किसी एक सर्टेन कंडीशन में बैलेंस्ड होता है, तो जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब क्या होगा कि जो भी साउंड सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो ये पिक्चर ट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, इसको सिर्फ अपने ट्रांसमीटर से मतलब होता है। इसका जो ये जो नेटवर्क है इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जब नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को पढ़ना है। अभी के लिए अगर इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन या अगर नोट्स लिखने आता है तो यही वाला डायग्राम बनाना है और ये चीज़ लिखना है, ठीक है। तो डाईप्लेक्सर का जो किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग करते हैं उस पर हमारे पास एक चैनल होता है, ये क्या करता है हमारा साउंड और पिक्चर दोनों का ही फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लेक्सिंग करके और तब हमारा एंटीना के पास सिग्नल भेजता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा साउंड और पिक्चर दोनों में से कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है आपस में, ओके। सो इस मॉड्यूल में हम लोगों को जो ट्रांसमीटर एंटीना था उसमें यही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिसीवर एंटीना के बारे में जानेंगे। अब रिसीवर एंटीना और ट्रांसमीटर एंटीना दोनों एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रांसमीटर एंटीना है तो हम लोग उसको रिसीवर की तरह नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग रिसीवर एंटीना कुछ और लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, रिसीवर एंटीना में ऐसा क्या अलग से होना चाहिए ताकि वो अच्छे से रिसीव कर सके सिग्नल, एफिशिएंटली रिसीव कर सके, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।